Welcome to We Learn Virtual Learning Network. This is session number 16 of Constitution of India and Ethics, and topic is development of human rights and fundamental rights, international law and position of India. Topics to be covered under it: development of human rights and fundamental rights, international law and position of India. First of all, we are going to cover development of human rights and fundamental rights. Human rights and human development. On 10th of December 1948, the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights, जो कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा है कि देयर इज़ अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. डिफरेंट आर्टिकल्स उसके बने हुए हैं. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से आर्टिकल्स हैं, वैसे ही इसके आर्टिकल्स बने हुए हैं. एंड इट वाज प्रोक्लेम्ड ऑन 10th of December 1948. Human rights and human development share a common purpose and motivation to secure freedom, well-being and dignity for every human being. The common purpose क्या है human rights and human development? इनका यही है कि जो भी इंडिविजुअल की फ्रीडम है, उसका वेलबींग है, उसकी डिग्निटी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए. हर एक ह्यूमन बीइंग की अलग कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ अलग आज़ादी को वो पाना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ ज्वाइन करना चाहता है, तो उन सब में गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे. स्टेट्स बियर अ प्राइमरी ड्यूटी टू सेफगार्ड एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स. और स्टेट्स की ये प्राइमरी ड्यूटी बन जाती है कि अपने ह्यूमन बीइंग्स का, अपने सिटीजन्स का, अपने all the human beings, they protect the human rights of all the human beings. What do you understand by human rights? It means the rights relating to the life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution of the state. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की गारंटी लेता है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. नेसेसरी रिक्विजिट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. दीज आर मेड अवेलेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स. सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए. कलर, कास्ट और रिलीजन के बेस पे, कोई भी कल्चर के बेस पे हम इनको अलग अलग अधिकार नहीं देंगे. देयर इज़ नो डिफरेंस. किसी भी पोस्ट और स्टेटस को लेकर हम बाकी के बंदों को सफ़र नहीं करा सकते हैं. नो डिस्टिंक्शन इन ह्यूमन राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, यूनिवर्सल और इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ अ कंट्री. वो कैसा कंट्री है, वेदर इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री और इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट. हम इस स्टेटस को देखकर ह्यूमन राइट्स के विभिन्न अधिकार नहीं बना सकते हैं. नेसेसरी रिक्विजिट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. जहाँ पे भी डेप्रीवेशन होगी ह्यूमन राइट्स, जो अधिकार मिलने चाहिए एक इंसान को, वो नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए लॉज हैं उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए. और दे मे बी कैटेगराइज्ड इन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. उसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स में उनको कैटेगराइज करा जा सकता है. एनी इंडिविजुअल मे हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन एनीवेयर अंडर दीज राइट्स. व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स? कहीं भी आप दुनिया में चले जाओ, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. मूवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लिबर्टी, सिक्योरिटी, नेशनैलिटी, देन फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, टेक पार्ट इन गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री. नाउ अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन इट्स प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने प्रीएम्बल में ये कहा गया है, उन्होंने ये रेजोल्यूशन निकाला है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस. जस्टिस चाहे वो सोशल जस्टिस हो, सोशल गैदरिंग्स में उसको जस्टिस मिलना चाहिए, कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो कि कास्ट क्रीड के अधिकार पर हम इकोनॉमिकली किसी को वीकर और किसी को हाई क्वालिटी नहीं दे सकते हैं. पॉलिटिकल जस्टिस
किसी को भी वोट देने का अधिकार है, कहीं भी इलेक्शंस में खड़े होने का अधिकार है। लिबर्टी, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, किस चीज़ की आज़ादी हो, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, एक किसी पे विश्वास करने की, कुछ वर्शिप करने की। देन इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिलनी चाहिए सभी को। उसके बाद है फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, जिसमें हम फ्रेटर्निटी में ब्रदरहुड को, यूनिटी को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम एश्योरेंस देते हैं और हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करते हैं। Our constitution provides and guarantees the fundamental rights to all the citizens and these rights are the human rights. ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है और ये प्रोवाइड करता है हर एक सिटीजन को कि ये अधिकार मिलने चाहिए, और जो राइट्स, और इन राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स कह देते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स एज इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स आर एज, पहले सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी। इसके बारे में डिफरेंट आर्टिकल्स में मेंशन किया हुआ है किस तरह से इक्वालिटी कहाँ कहाँ चाहिए, कौन से आर्टिकल में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि किसी को हम कह रहे हैं कि ये हरिजन जात से है, ये ब्राह्मण जात से है, ये सब टाइटल्स की एबॉलिशन होनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम होना चाहिए। सेकंड हमारा जो पॉइंट है राइट टू फ्रीडम है। फिर फ्रीडम किस किस चीज़ की चाहिए, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन्ड है, दिस ऑल इज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्लाइड। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टन केसेस, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में डिटेंशन हो जाती है, देयर इज अरेस्ट ड्यू टू नॉट अरेस्ट ऐसे ही हो जाती है नॉट बिकॉज ऑफ सर्टन क्राइटेरिया, बस आर्बिट्ररी, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रिंसिपल प्लान और सिस्टम। तो डिटेंशन अगर अरेस्ट हो जाती है तो उसके अगेंस्ट भी देयर इज़ अ प्रोटेक्शन, देयर इज़ अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन फोर्स्ड लेबर है, इन सब के अगेंस्ट भी, और चाइल्ड लेबर है, उन सब के अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन हमारे हो रही है इंडिया में, उनके अगेंस्ट भी राइट्स हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाएं, कहीं भी अपनाएं, कुछ भी वर्शिप करें, ये सब डिफरेंट आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल रेमेडीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ हैं जब, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की रक्षा करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ अंडर आर्टिकल 29। एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 30 में ये कहा गया है कि जो जैसे कि मुस्लिम्स हैं वो अपने अलग से वो अपने बनाना चाहते हैं, अगर कुछ पढ़ाने के लिए अलग से वो मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ सिखाना चाहते हैं, दे कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज guarantees every individual whose fundamental rights have been violated or not protected by the state the right to approach the Supreme Court for their protection. Constitutional remedies क्या हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट्स दे रखे हैं, अगर उन राइट्स को, उन फंडामेंटल राइट्स को, जो ह्यूमन राइट्स जो भी हैं वो नहीं माने जाते हैं, वायलेट होते हैं किसी स्टेज पे आके, तो ये स्टेट आपकी करती है, तो यू हैव अ राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में इनके अगेंस्ट अपील कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पावर मान के वो इमीडिएट एक्शन लेगी ताकि जो आपके ह्यूमन राइट्स जो हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वायलेट ना किया जाए, और जो भी इस क्राइम करता है, वायलेट कर रहा है, उसको पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिलेगी। सो दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ वी आर कमिंग टू इंटरनेशनल लॉ एंड पोजीशन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू रुर्के, एनी लॉ, नेशनल और इंटरनेशनल, is a set of rules
combination of expectations and practices that help to govern human behavior. कोई भी लॉ, चाहे वो नेशनल लेवल का है या इंटरनेशनल है, कुछ सेट ऑफ रूल्स उसमें बना दिए जाते हैं. वो सेट ऑफ रूल्स जो हैं कॉम्बिनेशन हैं, जो भी हम उम्मीद करते हैं या जो भी हमने अभी तक प्रैक्टिस किया है कि ह्यूमन बिहेवियर को जो गवर्न करता है, चाहे वो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा हो, या हमने अभी तक जो प्रैक्टिस किया है, उन सेट ऑफ रूल्स को एक इंटरनेशनल लॉ या नेशनल लॉ पे बना दिया है. इंटरनेशनल लॉ एज द बॉडी ऑफ रूल्स एक्सेप्टेड by the general community of nations as defining their rights and the means of procedures by which those rights may be protected or violations of them redressed. According to Fenwick, कि जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बना दिया है. अगर वो वायलेट होते हैं तो उनको वायलेशन से अवॉइड करने के लिए देयर आर मीन्स, प्रोसीजर्स बाय विच दीज राइट्स मे बी प्रोटेक्टेड. जेसप ने क्या कहा है, दैट इंटरनेशनल लॉ इज जनरली एज लॉ एप्लीकेबल टू रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स. एक स्टेट का दूसरे स्टेट से क्या रिलेशन होगा, उसके लिए जो भी रिलेशन मेंटेन करना है उसके लिए देयर आर लॉज. सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज हैं कुछ, वेदर जनरल और पर्टिकुलर, एस्टैब्लिशिंग रूल्स, एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स, इंटरनेशनल कस्टम, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, एज एविडेंस ऑफ अ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ. जो कुछ भी हम प्रैक्टिस करते हैं या तो वो लॉ बन जाता है, या जो भी हमारी उम्मीद होती है वो लॉ बन जाता है, या जो हमारे रीति रिवाज होते हैं वो लॉ बन जाते हैं, या इंटरनेशनली हम कुछ ऐसी ट्रीटीज कर लेते हैं वो लॉ बन जाता है. द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, जो भी सिविलाइज्ड नेशन रिकॉग्नाइज करता है. उसके अलावा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publications of the various nations as subsidiary means for the determiners of the rules of the law. Effectiveness of international law. International law is most effective in functional international relations which ideal with routine procedural communications and trade matters termed as low politics interaction. अगर इंटरनेशनली दो कंट्रीज को आपस में कोई रिलेशन मेंटेन करना है तो दीज लॉज आर वेरी इफेक्टिव इन दोज केसेस. इन रूटीन में, प्रोसीजर्स में, हम कम्युनिकेशन में फिर इन्हीं लॉज के मुताबिक अपना बिहेवियर रखते हैं. द इफेक्टिवनेस, लो पॉलिटिक्स इंटरेक्शन होती है, मतलब राजनीति से इफेक्टेड जो हमारी इंटरेक्शन है वो नहीं होगी. The effectiveness of international law, like all legal systems, will be most effective when people demand that everyone, citizens and leaders alike, abide by its principles. कोई भी हो, चाहे वो लीडर है, चाहे वो सिटीजन है और अ ह्यूमन बीइंग है, उन सबको इंटरनेशनल लॉ को मानना पड़ेगा, लीगल सिस्टम को मानना पड़ेगा. उसी से उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी. इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. What are the limitations of international law? बेसिकली हमने इंटरनेशनल लॉ बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ हमारी जो ज़रूरतें हैं, या आपस में ट्रीटीज साइन कर बनाया है, आपस में म्यूचुअल कंसेंट है हम दोनों की. ये हम अपनी इच्छा के मुताबिक इनको हमने बनाया है. इट इज़ बेसिकली अ टूल इन देयर हैंड्स फॉर फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट्स. एक टूल है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को और फर्दर जो है डेवलप कर सके. द बेसिक रीजन फॉर दिस इज द डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच अकाउंट्स फॉर लैक ऑफ प्रिसीजन एंड कंटिन्यूज टू सैप इट्स स्ट्रेंथ. बिकॉज इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, हमने आपस में ट्रीटीज कर और अलग अलग चीज़ों से हमने इसको एस्टैब्लिश किया है कि इंटरनेशनल लॉ को. इसमें प्रिसीजन की कमी है एंड कॉन्टीन्यूसली ये जो है देयर आर सम थिंग्स लैकिंग इन इट. जो मतलब परफेक्शन चाहिए थी, जो प्रिसाइज होना चाहिए था, इट इज़ नॉट. नाउ देयर इज अ एक्सरसाइज फॉर यू. ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स किस तरह से डेवलप हुए, और उसके बाद एक
राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर कि कैसे बने इंटरनेशनल लॉ, व्हाट वर इट्स, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, कैसे इफेक्टिवनेस कैसे आती है, किस तरह से हम उनको अबाइड बाय ऑल, हाउ do we abide by all these principles of international law, and what are the limitations of these international laws. This all you need to describe under this a short essay on international law. Thank you.